कहानी की शुरुआत 6 जून 1944 से होती है, जब अमेरिकी सैनिकों की एक इलीट टीम को आदेश दिया जाता है कि वे फ्रांस के एक बेस पर अटैक करें। उनका मिशन था जर्मनी के एक गांव में पैराशूट लैंडिंग करना और अमेरिकी वायुसेना को जाम करने वाले सिग्नल टावर को नष्ट करना। जैसे ही उनका फाइटर जेट घने बादलों में प्रवेश करता है, वे अपने टारगेट लोकेशन के ठीक ऊपर पहुंच जाते हैं। जर्मन सेना को इस मिशन की भनक लग चुकी थी और उन्होंने अमेरिकी विमानों पर मिसाइल अटैक शुरू कर दिया। ज्यादातर विमान अपनी तय की गई सीमा पर पहुंचने से पहले ही क्रैश हो गए। इसके बाद भारी मशीन गन की बौछार के कारण पूरी टीम का सफाया हो चुका होता। अगर उन्होंने समय रहते विमान से छलांग नहीं लगाई होती, तभी उनके फाइटर जेट के पिछले हिस्से पर एक जोरदार मिसाइल अटैक होता है, जिससे कई सैनिक मौके पर ही मारे जाते हैं। किसी तरह 8 से 10 सैनिक विमान से कूदने में सफल हो जाते हैं। एडवर्ड एक तालाब में गिरता है और पैराशूट की रस्सियां काटकर किसी तरह पानी से बाहर निकलता है। बाहर आकर वह देखता है कि एक घने जंगलों के बीच फंस चुका है। आसपास की लाशों को देखकर उसे पता चलता है कि वह सभी एलाइड एयरफोर्स के सैनिकों की है। आगे बढ़ने पर एडवर्ड सार्जेंट रैमसन को देखता है, जिसे जर्मन सोल्जर ने घेर रखा है। एडवर्ड यहाँ पर सार्जेंट रैमसन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वहाँ पर कैप्टन फोर्ड जाकर एडवर्ड को पकड़ लेते हैं और शांति से झाड़ियों में लेटने का इशारा करते हैं। देखते ही देखते जर्मन सोल्जर सार्जेंट रैमसन को मार देते हैं। अब एडवर्ड और कैप्टन फोर्ड वहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि चारों तरफ बस उनके साथियों की लाशें बिखरी पड़ी है। और तभी उन्हें झाड़ियों में कुछ हलचल दिखाई देती है। यहाँ पर उनके साथी डिबेट, चेस और डोजन होते हैं। अपने साथियों से मिलने के बाद मिशन को सफल करने की उनकी उम्मीद थोड़ी सी बढ़ जाती है और सभी सोल्जर्स चर्च की तरफ बढ़ने लगते हैं। हालांकि थोड़ी ही दूर चलने के बाद डोजन का पैर एक लैंडमाइन पर पड़ जाता है और एक जोरदार धमाके के साथ उसकी बॉडी के टुकड़े हवा में उड़ जाते हैं और इस विस्फोट से बाकी सोल्जर्स भी बुरी तरह जख्मी हो चुके थे। बाकी बचे हुए सोल्जर्स खुद को संभालते हैं और एक और बार अपने मिशन को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ ही देर बाद एडवर्ड को जंगल में एक लड़की नजर आती है। इसका नाम क्लोई है। क्लोई इन्हें देखकर डर जाती है और वह तुरंत वहां से भागने की कोशिश करती है। सोल्जर्स उसका पीछा करते हैं और उसे पकड़ भी लेते हैं। वे उससे गन पॉइंट पर लेकर पूछताछ शुरू कर देते हैं। पूछताछ के दौरान पता चलता है कि लड़की उसी विलेज की रहने वाली है जहां इन सोल्जर्स को जाना है। सोल्जर्स क्लोई से कहते हैं कि अगर वह उन्हें गांव के अंदर ले जाएगी तो वे उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इस वादे के बाद क्लोई उन सभी को अपने गांव के अंदर ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। गांव पहुंचने पर क्लोई उन्हें अपने घर में छिपने का सुझाव देती है। दरअसल क्लोई को भी जर्मन सैनिकों से गहरी नफरत है, जिसका कारण हमें मूवी में आगे पता चलेगा। घर के अंदर पहुंचने पर सोल्जर्स को एक कमरे से बड़ी ही अजीब आवाजें सुनाई देती है। क्लोई बताती है कि यह आवाज उसकी आंट की है, जो काफी बीमार है। इसके अलावा क्लोई के साथ उसका छोटा भाई भी रहता है, जिसका नाम पॉल है। फिर सभी सोल्जर पहले फ्लोर पर चले जाते हैं और वहां से चर्च जाने वाले रास्ते का मुआयना करने लगते हैं। क्लोई बताती है कि वहां पर कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां शूट ऑन साइट का ऑर्डर है। बस वहां से कुछ ट्रक अंदर जाते हैं और फिर बाहर आ जाते हैं। इसका असली रीजन क्या है किसी को भी नहीं पता। कैप्टन फोर्ड यहाँ पर डिबेट और चेस को चर्च जाने वाले रास्ते की निगरानी करने और अंदर जाने का प्लान बनाने के लिए बाहर भेजते हैं, क्योंकि इन सभी का प्लान है कि किसी तरह चर्च के नीचे जाकर वहाँ एक्सप्लोजिव लगा पूरे ही स्ट्रक्चर को ब्लास्ट कर दे। फिर हम देखते हैं कि डिबेट और चेस बाहर जाने के बाद एडवर्ड भी नीचे आ जाता है, मगर कमरे से जो क्लोई की आंट की अजीब सी आवाजें आ रही थी, एडवर्ड उसे देखने के लिए कमरे के पास चला जाता है। जब एडवर्ड उस कमरे में झांक रहा होता है, तभी उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल आंट की बॉडी एक तरह से सड़ चुकी होती है और बॉडी का डायमेंशन भी बिगड़ा हुआ होता है, लेकिन वह जिंदा थी। क्लोई बताती है कि उनकी यह हालत चर्च में हुई है। जर्मन सोल्जर्स ने मेरी आंट को जबरदस्ती चर्च ले गए और फिर पता नहीं उनके साथ क्या किया। कुछ दिनों बाद मेरी आंट की हालत ऐसी हो गई। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। एडवर्ड वापस पहले फ्लोर पर जाकर कैप्टन फोर्ड के साथ शांति से फ्लोर पर लेट जाता है। क्लोई गेट खोलती है तो बाहर कैप्टन वाफनर कुछ जर्मन सोल्जर्स के साथ आए हुए थे। कैप्टन वाफनर घर के अंदर आता है, जबकि बाकी सोल्जर्स बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। आज वह क्लोई के साथ कुछ गलत करने का इरादा रखता है। दरअसल क्लोई और कैप्टन वाफनर के बीच एक डील हुई थी, जिसमें उसने वादा किया था कि जब तक क्लोई उसकी शारीरिक जरूरतों को पूरा करती रहेगी, वह उसे और उसके परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आज क्लोई का वापनर के साथ सोने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि उसके घर में पहले से ही 2 अमेरिकन सोल्जर्स छिपे हुए थे और वो पूरे दिन
काफी कुछ सह चुकी थी। जब क्लोई उसका साथ देने से मना करती है तो वाफनर उसे धमकी देता है कि वो उसके भाई को चर्च ले जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे उसकी बीमार आंट को ले जाकर नुकसान पहुंचाया था। यही वजह थी कि क्लोई जर्मन सैनिकों से गहरी नफरत करती थी। मजबूरी में क्लोई को वाफनर की बात माननी पड़ती है, लेकिन जब वाफनर क्लोई के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो क्लोई कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिखाती। इस पर वाफनर जबरदस्ती करने लगता है। इसी दौरान एडवर्ड ऊपर से एक छेद के जरिए ये सब देख रहा होता है। कैप्टन फोर्ड के मना करने के बावजूद एडवर्ड गुस्से में नीचे आता है और वाफनर को गन पॉइंट पर पकड़ लेता है। कैप्टन फोर्ड पीछे से आता है और वाफनर को एक दो पंच मारकर बेहोश कर देता है। फिर उसको रस्सी से बांधकर ऊपर वाले फ्लोर पर ले जाया जाता है। अब कैप्टन फोर्ड एडवर्ड से कहते हैं कि उसने इस पूरे मिशन को रिस्क में डाल दिया है, अब उसे जाकर डिबेट और चेस को ढूंढ कर लाना होगा और फिर वह आगे का प्लान करेंगे। एडवर्ड बाहर जाता है। डिबेट और चेस को ढूंढते हुए वो चर्च तक पहुंच जाता है, जहां वह देखता है कि चर्च से एक ट्रक बाहर जा रहा है, जिसकी ट्रॉली में वही अजीब से लोग हैं जैसी क्लोई की आंट है। सारे लोग एकदम सड़े और गले हुए थे, लेकिन सभी जिंदा थे। फिर कुछ टाइम बाद उन सभी को एक कतार में लगाकर एक सोल्जर फायर गन से उन्हें जिंदा ही जला देता है। ये सब फेल्ड एक्सपेरिमेंट होंगे और इन सब को देखकर एडवर्ड भी काफी डर जाता है। फिर वहां से वो आगे बढ़ता है और रास्ते में एक जर्मन सैनिकों का पालतू कुत्ता एडवर्ड के पीछे पड़ जाता है और उससे बचने के लिए एडवर्ड सड़क पर जा रहे एक जर्मन ट्रक में घुस जाता है। अब इस ट्रक के अंदर ढेर सारी लाशें थी और यह ट्रक सीधा चर्च के अंदर चला जाता है। अंदर जाने पर एडवर्ड किसी तरह छुपते हुए नीचे बेस तक पहुंच जाता है और वहां वो देखता है कि बहुत सारे ह्यूमंस पर अलग अलग तरह से एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एडवर्ड को नीचे एक ऐसा कमरा मिलता है जहां वो देखता है कि कुछ जिंदा ह्यूमन बॉडीज को बैग में बंद करके छत से लटकाया गया है। इन बॉडीज से एक रेड कलर का लिक्विड निकाला जा रहा है, जिसे पहले कंटेन और फिर रिफाइन किया जा रहा है। इसके बाद इस तरल पदार्थ को इंजेक्शंस में भरकर स्टोर किया जा रहा था। एडवर्ड वहां से एक इंजेक्शन चुपके से चुरा लेता है और आगे बढ़ते हुए वह एक भयावह दृश्य देखता है। गांव की एक महिला का कटा हुआ सिर जो अभी भी बोल रहा था, उसके सिर में वही रेड लिक्विड सलाइन के द्वारा इंजेक्ट किया जा रहा था। दृश्य इतना ज्यादा खतरनाक और डरावना था कि एडवर्ड दंग रह जाता है। अब आगे जाने पर एडवर्ड को अपना एक साथी सैनिक मिलता है जो कि बेड से बंधा हुआ था और उसके पेट में एक बड़ी सी इंजेक्शन ट्यूब लगी हुई थी। एडवर्ड किसी तरह अपने दोस्त को वहां से छुड़ाता है और एक गटर के रास्ते वो दोनों बाहर निकल आते हैं। क्लोई के घर पहुंचते हैं। एडवर्ड कैप्टन फोर्ड को यह सारी बात बताता है और इंजेक्शन भी दिखाता है। अब कैप्टन फोर्ड ऊपर जाता है और वाफनर को इंजेक्शन दिखाते हुए पहले तो आराम से इन सब के बारे में पूछता है। वाफनर यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता और फिर कैप्टन फोर्ड वाफनर के हाथ रस्सी से बांधकर उसे लटका देते हैं और उसे तब तक मारते रहते हैं जब तक वो बेहोश नहीं हो जाता। इतना मार खाने के बाद भी वाफनर कुछ भी नहीं बताता। अब हम ये देखते हैं कि सभी सोल्जर नीचे आ जाते हैं। कैप्टन फोर्ड चेस से कहते हैं कि जाओ वाफनर को नीचे लेकर आओ। चेस ऊपर जाता है और देखता है कि वाफनर अभी भी बेहोश है। दरअसल वाफनर यहाँ पर बेहोशी का नाटक कर रहा था। अब चेस जैसे ही वाफनर की रस्सियां खोलता है वो चेस पर अटैक कर देता है। उसकी गन छीनकर चेस की चेस्ट में 2 गोलियां मार देता है। गोलियों की आवाज सुनकर सभी सोल्जर्स ऊपर चले आते हैं और वाफनर को मारकर उससे वो गन छीन लेते हैं, मगर चेस इस अटैक को सरवाइव नहीं कर पाता और मारा जाता है। एडवर्ड को चेस के जाने का बहुत अफसोस होता है और तभी उसे वह इंजेक्शन दिखता है जो कि वह चर्च से चुरा कर ले आया था। वो उस इंजेक्शन को चेस के चेस्ट में इंजेक्ट कर देता है और कुछ ही सेकंड बाद चेस वापस उठकर खड़ा हो जाता है। ये देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, मगर चेस पहले जैसा नहीं था। उसे बहुत ज्यादा ही ताकत का एहसास होने लगा था। एक्स्ट्रा पावर से चेस की बॉडी खुद ही डिसफिगर होने लगी थी। इसके बाद चेस अपने ही साथियों पर हमला करने लगता है। अंत में एडवर्ड को मजबूरी में चेस को दोबारा मारना पड़ता है। इस दौरान वाफनर मौका पाकर क्लोई के छोटे भाई को लेकर वहां से भाग निकलता है। कैप्टन फोर्ड उसका पीछा करते हैं और जब वाफनर कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है तब कैप्टन फोर्ड की एक गोली वाफनर के जबड़े को छूकर गुजरती है, जिससे उसका पूरा चेहरा बुरी तरह बिगड़ जाता है। वाफनर सीधा चर्च की लैब में पहुंचता है और वहां जाने के बाद वो उस इंजेक्शन सीरम को ढूंढने लगता है। वहां मौजूद जर्मन साइंटिस्ट उसे रोकने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि यह सीरम अभी भी अनस्टेबल और बेहद खतरनाक है। यह रेड लिक्विड वास्तव में एक प्रकार का सीरम है जो किसी इंसान को सुपर ह्यूमन सोल्जर बनने में मदद करता है। लेकिन वाफनर साइंटिस्ट की एक नहीं सुनता
और गुस्से में अपनी बॉडी में 2 इंजेक्शन इंजेक्ट कर लेता है और देखते ही देखते वॉफनर का दर्द खत्म हो जाता है और वॉफनर सीरम की पावर को कंट्रोल करने में भी कामयाब हो जाता है। सीरम का अनस्टेबल होना कुछ भी नहीं है, बल्कि जो इंसान इसे कंज्यूम कर रहा है उसे स्ट्रांग होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि क्लोई, एडवर्ड और कैप्टन फोर्ड गटर के रास्ते चर्च के अंदर घुस जाते हैं और दूसरी तरफ डिबेट चर्च के मेन गेट को बम से उड़ा देता है और उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। चर्च में आकर क्लोई अपने भाई पॉल को ढूंढने चली जाती है। एडवर्ड और कैप्टन फोर्ड रेडियो कंट्रोल रूम को अपने कब्जे में लेकर वहां पर बॉम्ब प्लांट कर देते हैं। क्लोई को अपना भाई नीचे लैब में मिलता है और वो उसे लेकर गटर के रास्ते बाहर जा रही होती है। तभी उसे एक आदमी गटर में खींच लेता है। ये एक सोल्जर है जिस पर अनस्टेबल सीरम का टेस्ट किया गया है। क्लोई अपने भाई को भागने के लिए कहती है और फिर हम क्लोई और उस सोल्जर के बीच एक अच्छी फाइट को देखते हैं और बाद में क्लोई उस सोल्जर को फायर गन से जलाकर मार देती है और फिर वहां से निकलकर अपने विलेज की ओर भागने लगती है। अब हम इधर देखते हैं कि कैप्टन फोर्ड ने पूरे रेडियो स्टेशन में बॉम्ब प्लांट कर दिए हैं और एडवर्ड ने लैब के अंदर। मगर तभी कैप्टन फोर्ड के पीछे से आकर वॉफनर उन पर हमला कर देता है और 2-3 पंच में ही कैप्टन फोर्ड की हालत खराब कर देता है। वॉफनर कैप्टन फोर्ड को नीचे लैब में लाता है और कैप्टन फोर्ड की चेस्ट में एक हुक घुसा देता है। ये सीन बेहद ही दर्दनाक है और उन्हें चेन से लटका देता है। फिर सीरम की ताकत के बारे में उसे बताते हुए वॉफनर अपने आप को गॉड का दर्जा देता है और तभी एडवर्ड पीछे से आता है और वॉफनर के ऊपर 7 से 8 गोलियां फायर करता है, मगर उसे कुछ भी नहीं होता और फिर वॉफनर एडवर्ड को भी बहुत मारता है। कैप्टन फोर्ड यहाँ पर मौका पाकर हुक से अपने आप को फ्री करता है और वहां पर पड़े हुए एक इंजेक्शन को अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। फिर हम कैप्टन फोर्ड और वॉफनर के बीच एक अच्छी फाइट को देखते हैं, मगर वॉफनर कैप्टन फोर्ड के ऊपर भारी पड़ जाता है क्योंकि उसने 2 इंजेक्शन लिए थे। जब फोर्ड लड़ाई में हारने लगता है तो वह वॉफनर की ओर एक ऑक्सीजन सिलेंडर को फेंकता है। उसी समय एडवर्ड सिलेंडर पर गोली चलाता है जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वॉफनर बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। इसके बाद फोर्ड एडवर्ड को लैब से बाहर जाने के लिए कहता है और खुद को लैब के अंदर लॉक कर लेता है क्योंकि फोर्ड ये बात समझ चुका था कि अगर इस मिशन को अंजाम देना है तो उसे अपनी जान की कुर्बानी देनी होगी। एडवर्ड जब उससे पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो फोर्ड बताता है कि ये सीरम न तो अपने लोगों के हाथ लगना चाहिए और न ही जर्मन के हाथ। एडवर्ड को निर्देश देता है कि वो ऊपर जाकर बम के टाइमर को फिर से रीएक्टिवेट करे और पूरे चर्च को उड़ा दे। इसके साथ ही एडवर्ड को चेतावनी देता है कि इस प्रयोग के बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। एडवर्ड टाइमर चालू करता है और कुछ ही मिनटों के भीतर पूरा चर्च और रेडियो टावर एक बड़े धमाके के साथ धूल में मिल जाता है। आगे हम एलाइड एयरफोर्स के रेडियो पर एक अनाउंसमेंट सुनते हैं जिसमें बताया जाता है कि उन्होंने फ्रांस के उत्तरी तट पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया है। इसके बाद हम एडवर्ड को देखते हैं जहां एक कॉर्पोरल उससे मिशन की जानकारी ले रहा होता है। जब कॉर्पोरल एडवर्ड से चर्च के नीचे वाली लैब के बारे में पूछता है तो एडवर्ड यह कहता है कि चर्च के नीचे सिर्फ एक रेडियो कंट्रोल रूम है और उसने किसी भी तरह की लैब नहीं देखी। एडवर्ड की बात पर कॉर्पोरल भरोसा करता है और उसे सूचित किया जाता है कि उसे दोबारा मिशन के लिए रीअसाइन किया जाएगा, वो युद्ध में अपनी सेवाएं जारी रख सके। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।